एनएसए अजीत डोभाल के पीएम मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। एनएसए ने पीएम के साथ साझा की अपडेट्स। पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों को मिलेगा मुआवजा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की लिस्ट में कांधार हाईजैक मुंबई हमले के मास्टरमाइंड 7 मई को पाकिस्तान में भारत ने किया था हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। कर्नल सोफिया बोली, भारतीय सेना ने पाक सेना को हमले का जवाब दिया। भारत ने चुन चुनकर पाक मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। आतंकी तहब्बुर राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में। सुरक्षा कारणों के चलते एक दिन पहले पेशी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल लाया गया। और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम किए रद्द। 5 राज्यों के 14 जिलों में मॉक ड्रिल एग्जाम पोस्टपोन। भारत पाक तनाव के चलते फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की सूची। भारतीय स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की सूची सामने आई है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की सूची जारी की गई है। 7 मई को पाकिस्तान के 5 बड़े आतंकी मार गिराए गए। भारतीय स्ट्राइक में पाकिस्तान के बड़े आतंकी मुदासिर यादी खान के अलावा हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का यह सरगना ढेर हुआ है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैसे मोहम्मद का यह जैसे मोहम्मद ढेर हुआ है। खालिद अब लश्कर तैयबा का यह आतंकी ढेर हुआ है। तो यह आतंकियों की सूची। मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद का यह आतंकी ढेर हुआ है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, भारतीय स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की सूची जारी की गई है। आपको बता दें 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की सूची भारत ने जारी की है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 बड़े आतंकी मार गिराए गए। मुदस्सिर यादी खान गास, ये लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी, इसको ढेर किया गया है। हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का यह आतंकी है, इसको ढेर किया गया है। वही मोहम्मद यूसुफ अजहर जैसे मोहम्मद का ये खूंखार आतंकी, इसको भी ढेर किया गया है। साथ ही खालिद अब लश्कर तैयबा का यह आतंकी, इसको भारतीय सेना ने ढेर किया है। मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद का यह आतंकी ढेर किया गया है। तो भारतीय स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की सूची सामने आई है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की सूची जारी की गई। 5 बड़े आतंकी भारतीय स्ट्राइक में मारे गए हैं। 7 मई को पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। मुदस्सिर यादी खान गास जो लश्कर तैयबा का आतंकी था, इसको ढेर किया गया है। साथ ही हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का आतंकी, इसको ढेर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैसे मोहम्मद का संगठन का आतंकी, इसको भी ढेर किया गया है। इसके अलावा खालिद अब लश्कर तैयबा का आतंकी, खूंखार आतंकी, इसको भारतीय सेना ने ढेर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद का आतंकी ढेर किया गया। तो देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर, भारतीय स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की सूची जारी की गई है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए आतंकियों की सूची। 5 बड़े आतंकी इस स्ट्राइक में मारे गए, भारतीय सेना के स्ट्राइक में। मुदस्सिर यादी खान गास लश्कर तैयबा का यह खूंखार आतंकी, इसको ढेर किया गया है। हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का यह आतंकी, इसको भी भारतीय सेना ने ढेर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने ये 5 खूंखार आतंकियों को जमीदोज किया है, मिट्टी में मिलाया है। खालिद अब लश्कर तैयबा का आतंकी ढेर किया गया है। ये 5 बड़े आतंकी, वैसे तो आतंकियों की लिस्ट बड़ी है, लेकिन ये 5 प्रमुख आतंकी जिसको भारतीय सेना ने स्ट्राइक में मार गिराया है। भारत ने यह आतंकियों की लिस्ट जारी की है। 5 बड़े आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराए गए हैं। अलग अलग आतंकी संगठनों के ये आतंकी जिनको भारतीय सेना ने स्ट्राइक के दौरान मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को चलाया गया, इसके तहत ये 5 बड़े आतंकी जो अलग अलग संगठनों के हैं, इनको ढेर किया गया। खालिद अब लश्कर तैयबा का यह आतंकी ढेर किया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अबू जिंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 आतंकी ढेर हुए थे। यूसुफ कांधार हाईजेक का मास्टरमाइंड है और जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। सूत्रों के हवाले से शनिवार को इनके नाम की लिस्ट जारी की गई है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था, भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में 9 लोकेशन को निशाना बनाया। मोहम्मद हसन खान, ये जैसे मोहम्मद का आतंकी, इसको ढेर किया गया है। ये 5 आतंकी एक साथ या अलग अलग मारे गए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 100 आतंकियों की मौत हुई थी। ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं हाफिज मोहम्मद जमील, जैसे मोहम्मद का आतंकी, इसको ढेर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैसे मोहम्मद का ये आतंकी है, इसको भारतीय सेना ने स्ट्राइक के दौरान ढेर किया। खालिद अब लश्कर तैयबा का आतंकी है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको मार गिराया गया। वहीं मोहम्मद हसन खान जैसे मोहम्मद का ये आतंकी है, इसको भी भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराया है। मुदस्सिर यादी खानगास लश्कर तैयबा का आतंकी है, भारतीय सेना की स्ट्राइक में यह भी मारा गया है। हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैसे मोहम्मद का आतंकी है, इसको भारतीय सेना ने ढेर किया है। तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 5 बड़े आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है। खालिद लश्कर तैयबा का आतंकी है ये, इसको भारतीय सेना ने स्ट्राइक में मार गिराया है। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें सेना और विदेश मंत्रालय की वार्ता सामने आई है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, एमईए ने यह जानकारी दी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं 26 से अधिक स्थानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया है इन हमलों में। सरकार और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान ने स्कूलों को भी निशाना बनाया है। तो सरकार और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सामने आई हैं। हमने पाक के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो ये प्रेस ब्रीफिंग में बातें कही गई हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। हमने पाक के कमांड सेंटर को तबाह किया है। भारतीय सेना और सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये बड़ी बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से हमला किया है। पाक ने हवाई रूट का गलत इस्तेमाल किया है। तो सरकार और सेना की प्रेस ब्रीफिंग में ये बातें सामने रखी गई हैं। पाकिस्तान ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल भारत पे हमले में किया है। पाक ने मेडिकल फैसिलिटी को निशाना बनाया। पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो 26 से अधिक स्थानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, हमले की कोशिश की गई है, जिन कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने बड़े हथियारों से भारत पर हमले किए हैं, इसमें बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने स्कूलों को भी निशाना बनाया है। तो भारत ने कहा हमने पाक के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। हमने पाक के कमांड सेंटर को तबाह किया है। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से हमला किया है। भारत पाक सैन्य संघर्ष पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैंने पहले भी कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई से उकसावे और तनाव की स्थिति बनी है। जवाब में भारत ने जिम्मेदारी और संयम से बचाव किया और प्रतिक्रिया भी दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाक सेना का बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। उसकी ओर से दावा किया जा रहा था कि भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम नष्ट किया है। ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। यह रहा चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके।
ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा दें 26 जगह पर हमले किए गए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, सांबा, पुंछ, जम्मू, गुरदासपुर, ये पाकिस्तान की तरफ से इन जगहों पर हमले किए गए हैं। नाकाम कोशिश की गई है। फिरोजपुर, फजिल्का, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, अवंतीपुरा, पुलवामा, अखनूर, नगरोटा, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, लालगढ़, जट्ठा, पोखरण, जैसलमेर, कुआरबेट, बाड़मेर, लाखी, भुज, नाला और भुज में ये हमले किए गए। तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा ये 26 जगहों पर हमले के नाकाम प्रयास किए गए हैं। 26 जगहों पर ड्रोन के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से और भारी तोप गोलों के माध्यम से इन 26 जगहों पर निशाना साधा गया है। नाकाम हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारतीय डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम किया है। अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। तो इन 26 जगहों पर पाकिस्तान ने नाकाम हमले किए हैं और इन हमलों के बाद पाकिस्तान झूठ फैलाने का काम कर रहा है। हालांकि भारत की सरकार और सेना की प्रेस ब्रीफिंग में ये बातें सामने आई और जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ फैला रहा है। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का झूठ पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के द्वारा कई जगहों पर हमले का भी झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि 26 जगहों पर पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्रों में हमला किया है। उनमें ये प्रमुख जगह हैं: उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, लालगढ़, जट्ठा, पोखरण, जैसलमेर, कुआरबेटा, बाड़मेर, लाखी नाला, भुज ये जगह हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, सांबा, पुंछ, जम्मू, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, अवंतीपुरा, पुलवामा, अखनूर और नगरोट को पाकिस्तान ने निशाना बनाया और नाकाम हमले इन 26 जगहों पर पाकिस्तान के द्वारा किए गए और इन सभी हमलों को भारतीय सेना के एंटी डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने नाकाम किया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियों को उड़ाया है। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम यार खान एयरबेस तबाह किए गए। LOC पर भी चौकियों और लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद किया गया। कई पाकिस्तानी सैन्य ढांचे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारत ने चिनाब नदी पर बने डैम के 5वें गेट को खोला है। तो भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। भारत ने चिनाब नदी पर बने डैम के 5वें गेट को खोला है। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियों को तबाह किया है पाकिस्तान के। और इस बीच दिल्ली से एक और अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच आज बड़ी बैठक होगी। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। तो दिल्ली बीजेपी ऑफिस में होगी विधायक दल की बैठक। दिल्ली सरकार ये बैठक लेगी। आपको बता दें आज शाम 5 बजे भारत पाक तनाव के बीच अहम बैठक होगी। तो दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी। आपको बता दें बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक
दिल्ली बीजेपी ऑफिस में ये विधायक दल की बैठक आयोजित होगी। तो शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो भारत पाक तनाव के बीच आज अहम बैठक होगी। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी। तो आज शाम को 5 बजे यह अहम बैठक आयोजित होगी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित होगी। शाम 5 बजे भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली में यह अहम बैठक होगी। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर भिंड से है, जहां अब भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने वालों की खैर नहीं होगी। आपको बता दें, जारी ऑपरेशन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह आधारित पोस्ट वायरल करने वालों के प्रति प्रशासन सख्त हो गया है। जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अपुष्ट व भ्रामक जानकारियों से अशांति की संभावना बनती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर व इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी मनगढ़ंत जानकारी अपलोड या फॉरवर्ड करने वालों को दंडित किया जाएगा।
तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करेंगे अगली खबर का चंडीगढ़ से हम खबर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ले रहे हैं विशेष बैठक। मुख्य सचिव गृह सचिव सहित तमाम अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद हैं। सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान माहौल को देखते हुए सभी पहलुओं पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास निर्देश भी दिए हैं। तो यह अहम बैठक चंडीगढ़ में जारी है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम आला अधिकारी इस बैठक में जुड़े हैं। कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। वर्तमान माहौल को देखते हुए खास पहलुओं पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह अहम बैठक तो मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ इस अहम बैठक में जुड़े हैं। और वर्तमान माहौल को देखते हुए खास पहलुओं पर विचार विमर्श जारी है। तो वर्तमान माहौल को देखते हुए खास पहलुओं पर विचार विमर्श जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास निर्देश दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के सिरसा जिले में शुक्रवार आधी रात हुए धमाके ने इलाके में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें रानिया चुंगी, खाजा खेड़ा और फिरोजाबाद चक साहिबा में मिसाइल जैसी वस्तुओं के टुकड़े मलबा बरामद हुआ है। आपको बता दें फिरोजाबाद स्थित गुरुद्वारे के पास मिले मलबे को लेकर सुबह ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। एयरफोर्स और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मलबा जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें प्रशासन ने सिरसा और हिसार में हाई अलर्ट जारी किया है। 3 अस्पतालों में वर्न वार्ड तैयार किए गए हैं और रात भर ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही है। वहीं जिला प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए 2 कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। इंदिरा कॉलोनी में भी एक तेज धमाके की सूचना है, जहां लोगों ने एक लाल रंग की ड्रोन जैसी वस्तु को गिरते देखा है। हालांकि प्रशासन ने वहां से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने की बात कही है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता से हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। सुबह 12 बजे से नहीं आवाज रात को सुबह 12 बजे से नहीं आवाज भारत पाक युद्ध के मद्देनजर आज फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने एक आपातकालीन बैठक ली है, जिसमें जिले के तमाम आलाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। गौरतलब है कि इस बैठक का आयोजन 2 दिन पहले हुए मॉक ड्रिल का फीडबैक लेने के लिए किया गया और कुछ कमियों को सुधारना था। इस मौके पर जानकारी देते हुए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम यादव ने बताया कि 2 दिन पहले जो मॉक ड्रिल की गई थी उसमें देखा गया था कि ब्लैकआउट के दौरान बहुत से लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद नहीं की और वाहन चालक भी सड़कों पर लाइट जलाकर दौड़ती गाड़ियां नजर आई। ऐसा क्यों हुआ? क्या खामी रह गई? क्या लोगों तक यह बात नहीं पहुंची? यह मैसेज क्यों नहीं पहुंचा जिसके चलते ब्लैकआउट नहीं हुआ? इसी को सुधारने के लिए आज आपातकालीन बैठक की गई है ताकि हर आम आदमी तक सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी मैसेज तुरंत पहुंचे। जैसा कि हमने मॉक ड्रिल करी थी परसों, तो उसकी जो फीडबैक है या डीब्रीफिंग है और आगे की तैयारियों को लेके हमने आज एक बैठक करी है।
तो इसमें ज़िले के सारे अधिकारी मौजूद थे, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनके सभी लोग थे, साथ ही जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस है उनके सभी लोग थे, बाकी भी रेलिवेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे थे इसमें। तो इसमें बेसिक जो हमारी चीज़ें रही कि एक तो सबसे पहले सायरन वो सभी लोगों तक पहुँचे और अगर कहीं एक आध कुछ कमी रह गई तो वो हम सही से कवर कर पाएँ। सेकेंडली, लोगों की भागीदारी इसमें चाहिए। जैसे ब्लैकआउट की कॉल दी गई थी तो उसमें कई जगह देखने में आया था कि कुछ लोगों ने बंद नहीं करी थी लाइट्स, या तो इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँच पाई या फिर किसी और कारणवश उन्होंने बंद नहीं करी। तो वो मैसेज भी सभी तक पहुँचाने के लिए हमने आज मीटिंग ली थी। जिला में 7 जुलाई तक मानव रहित वाहन, आपको बता दें मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि की उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न योजनाओं पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी व पटाखों के शोर में वास्तविक बम, ड्रोन, मिसाइल हमले का भय पैदा होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है, जिसके मद्देनजर जिला गुरुग्राम के अधिकतर क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रोलाइट, एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रोलाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर 7 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही जिलाधीश अजय कुमार ने एक अन्य आदेश में वर्तमान स्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वह रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक आगंतुक किराएदार और का रिकॉर्ड रखें और साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड रूम में रखें और यदि 1 सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो जिला गुरुग्राम में पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। युद्ध की आपात स्थिति को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने देश भर के डॉक्टरों से स्वेच्छा से अपनी निःशुल्क सेवाएं देने का आग्रह किया है। इसके तहत आज फरीदाबाद के आईएमए डॉक्टरों ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर जिले के सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के नाम की लिस्ट दी है। इन डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं आपात स्थिति में मुफ्त देने का वचन दिया है। साथ ही निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस का भी आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। आईएमए के डॉक्टरों ने बताया कि कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज किया था और अब देश की सुरक्षा के लिए वे अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर की रिक्वेस्ट पर अस्पतालों की एम्बुलेंस की लिस्ट भी प्रशासन को सौंप दी जाएगी, जिसे डायल 112 के साथ जोड़ा जाएगा। ये कदम एकजुटता और सेवा की भावना को दर्शाता है, जो देश की मुश्किल घड़ी में डॉक्टरों की अहम भूमिका को सामने लाता है। वो चार्ट आपको भी देंगे, तो सारे हम अपने ग्रुप्स में हमें पता चल जाएगा। अपने हर स्टाफ को ट्रेन करना है, चाहे वो आपका क्लासरूम ने आपको बताया है। हमने रिसेंटली हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर बंसाली, उनकी कॉल पे एक अपने ग्रुप में डाला था कि हम लोगों ने ग्रुप बनाना चाहते हैं। जो लोग इसमें अगर कोई वार लाइक स्थिति आती है या कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे। तो बहुत सारे डॉक्टर ने अपने नाम दे दिए उसके लिए और सभी स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों ने बड़ी स्वेच्छा से कहा है कि हम निःशुल्क काम करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो देश की सेवा है और सारी पब्लिक की सेवा है। अपने सभी आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिमाकत करता है कि हमारे आवासीय क्षेत्रों में या हमारे नागरिकों को हताहत करने की कोशिश करता है, तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स बिल्कुल मिलकर एकजुट होकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज मीटिंग हुई और उसमें हम सब ने जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनके हमने नाम दिए और इसके साथ साथ हम सब हॉस्पिटल्स में अपना सब अरेंजमेंट ऐसा रखेंगे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक को कोई
अभाव महसूस ना हो। आज डीसी सर के पास हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी और मैंने डॉक्टर गोबर के भी यहाँ पे अटेंड करी थी मीटिंग। डिस्कशन हुई, उसमें सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के मतलब एमएस थे, डॉक्टर्स थे, हमारे आईएमए की तरफ से मैं गई हुई थी और ईएसआई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर एके पांडे सर थे, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर जयंत आहूजा सर एंड डॉक्टर राम भगत सर थे और जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, अल्फला से थे, कटल बिहारी से थे और हमारे जो भी नियर बाय हमारे मेडिकल कॉलेज सबसे आए थे। तो सर ने सबसे पहले तो यही हमसे बोला कि एक तो फेक न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है और कोई फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना और काउंटर करिए उसको और पैनिक नहीं कीजिए। और फिर सर को हमने आश्वासन दिया कि कोविड के टाइम पे हमने जैसे अच्छे से बेड मैनेजमेंट, ऑक्सीजन मैनेजमेंट और डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ हमने लगाई थी ईएसआई में या वीके में, तो इसके लिए भी हमने उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। एक आज हमने लिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स ने वॉलंटियर किया स्पेशलिटी वाइज, वो लिस्ट हमने आज सर को प्रोवाइड कर दी है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां संत रविदास भवन में के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। इस अयोध्या के विकास की एक नई कड़ी की शुरुआत हो रही है। एक नई अयोध्या जिसमें सदगुरु रविदास जी मंदिर के सुंदरीकरण के क्रम में इस सभागार के लोकार्पण का यह भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। इस आयोजन के लिए मैं इस मंदिर के श्री महंत बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को, शिष्यों को, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सदगुरु रविदास जी महाराज भारत के अंदर मध्यकालीन संत परंपरा के एक ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने अपनी कर्म प्रधान व्यवस्था के माध्यम से तत्कालीन समाज की आंखों को खोलने, उसकी सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम किया था। और उस समय उन्होंने जिस मजबूती के साथ सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आह्वान करते हुए सोए हुए समाज को जागरूक करने का काम जो किया, उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, याद करिए, मध्यकाल ये देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से आक्रांत था, भय का माहौल था, सनातन धर्म खतरे में था, हमारी आस्था के प्रतीक मंदिर तोड़े जा रहे थे। उन स्थितियों में काशी में रह करके एक संत बड़े गर्व के साथ सामाजिक एकता को लेकर के, उस समय की राज व्यवस्था को लेकर के उन्होंने चुनौती देने की मुद्रा में आकर के उस समय के समाज की सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व को एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा था उस समय जितनी भी आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ उन्होंने तत्कालीन समाज को जागरूक करके एक नई उक्ति ही दे दी। कहते हैं, जब उनके सहयोगी जो सारे, उन्होंने उन्हें कहा कि चलो रैदास, चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। जब उनके पास कार्य नहीं होता था तो वो जाते थे, लेकिन जब कार्य होता था तो अपने कर्म को पहले प्राथमिकता देते थे, कर्म को पहली प्राथमिकता देते थे। कहते हैं, एक बार काम ज्यादा होने के नाते सदगुरु रविदास जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने
अपनी कठौती से एक आना निकाल करके उन्हें दिया कि जाओ मेरी तरफ से भी मां गंगा को अर्पित कर लेना। वे लोग गए, स्नान करके जब गंगा मैया को दक्षिणा अर्पित करने की बात आई तो कहते हैं कि बाकी लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर एक आना की दक्षिणा मां गंगा को अर्पित किया तो पता लगता है कि मां गंगा स्वयं अपने हाथ से उस दक्षिणा को प्राप्त करती है। वे सब भौचक थे, उन्होंने कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा सिद्ध संत काशी में क्षीर गोवर्धन में बैठा है जिसकी पवित्र साधना, कर्म प्रधान साधना समाज की आंखों को खोलने वाला हो और लोगों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। तो वे लोग आकर के जब सदगुरु से पूछते हैं कैसी क्या भाव थे कि हमारे दक्षिणा को तो मां गंगा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब आपके नाम पर हमने मां गंगा में आपके द्वारा दी गई अन्नी को जब चढ़ाया तो मां गंगा ने अपने हाथों से स्वीकार किया। तो सदगुरु बोल पड़े, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और बहनों और भाइयों, यही वह कर्म प्रधान व्यवस्था है जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। यही वो परंपरा है। जब वह विकसित भारत की बात करते हैं, हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो, हर व्यक्ति एक सार्थक दिशा में समाज के लिए और देश के बारे में सोच रहा हो, उस प्रकार के भाव के साथ कार्य करने के लिए जब प्रेरित करते हैं तो इसकी प्रेरणा की तह में सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है, जो उन्होंने मध्यकाल में उस समय के विदेशी आक्रांताओं से भयभीत समाज को जागरूक करने के लिए जो अभियान काशी की धरती से चलाया था, आज काशी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। आज आपने देखा होगा सदगुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि काशी में क्षीर गोवर्धन को पिछले 10 वर्ष के अंदर सुंदरीकरण के रूप में एक नई काया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा का स्थापना हुआ है, अन्न क्षेत्र का निर्माण वहां पर भी हुआ है, अन्य सुंदरीकरण के कार्य के साथ साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ क्षीर गोवर्धन को जोड़ा गया है। जहां यह कार्य वहां हुआ, वहीं अयोध्या में भी, जिस अयोध्या की कायाकल्प के आप सब गवाह हैं, याद करिए आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यहां पे माता सबरी के नाम पर अन्न क्षेत्र बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप ले पाएगा। लेकिन आज ये सब अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे
तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज में, महाराज के इस अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने ये भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय देव मंदिर यहां पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है, इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है, और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी, इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी, और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहां है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। हर व्यक्ति के पास फुर्सत होता है, अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है, अयोध्या के मंदिरों का दर्शन करना चाहता है। और इसीलिए तो अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी ही नहीं थी, भगवान राम की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि होने के साथ साथ देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी आज देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज जब यहां पर एक कार्य हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां पर संत सदगुरु रविदास जी मंदिर के श्री महंत जी को, यहां पे पासी समाज से जुड़े हुए जो हमारे महंत जी हैं, या कबीर मठ से जुड़े हुए महंत जी हैं, अन्य जितने भी हमारे रजक समाज से जुड़े हुए या अन्य पवित्र स्थलों से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संतजन हैं, उन सबको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार की प्राथमिकता इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने की है, समाज को उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। और उसी क्रम में आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सदगुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब हमारी परिकल्पना, जब हमारा संकल्प हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ेगा, जब हमारे लिए भारत प्राथमिकता होगी, देश प्राथमिकता होगी, नेशन फर्स्ट की व्यवस्था, देश पहले, परिवार तब,
और व्यक्तिगत हित बाद में। सबसे पहले देश की बात हमें करनी होगी और याद करना, जिस दिन हम देश की बात पहला करना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के प्रति यहां पर महंत श्री बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को, उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब देश की प्रवर्तमान अभियान के साथ आप सबकी भावनाएं भारत राष्ट्र के प्रति, अपनी सेना के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति पवित्र भाव के साथ जुड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री। तो अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। संत रविदास भवन सत्संग भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार जिला पुलिस ने नशीली गोलियों व अन्य प्रकार का मेडिकल नशा बेचने व खरीदने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नशीली दवाई बेचने वालों पर शिकंजा कसा है। इसी कड़ी के तहत जिला की CIA एलनाबाद पुलिस ने ड्रग्स कंट्रोलर विभाग की टीम को साथ लेकर महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहर सिरसा के सब्जी मंडी क्षेत्र में एक युवक को 17,100 गोलियां नशीली गोलियां सहित काबू करने में सफलता हासिल की। इस मामले में CIA एलनाबाद पुलिस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान दिनेश कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी सरस्वती कॉलोनी सिरसा के रूप में हुई है। अगली खबर अमृतसर से है, जहां प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है। सहायता संबंधी नंबर भी सार्वजनिक किए हैं। सिविल कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। साथ ही सिविल कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर जारी किया है। पुलिस कंट्रोल रूम सिटी से अलग अलग नंबर जारी किए हैं। ग्रामीण आबादी के लिए नंबर जारी किया गया है। साथ ही ये सांझी फायर स्टेशन का नंबर जारी किया गया। इस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। टाउन हॉल का फायर स्टेशन है, उसका नंबर भी जारी किया गया है। लोग बात कर सकते हैं और किसी तरीके का कोई घटना होती है तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। सिविल लाइन फायर स्टेशन का भी नंबर जारी किया गया है। फोकल पॉइंट फायर स्टेशन का भी नंबर जारी किया गया है। बेरीगेट फायर स्टेशन का नंबर जारी किया गया है। गिलवाली फायर स्टेशन का नंबर जारी किया गया है। सेवा सोसाइटी फायर ब्रिगेड का नंबर जारी किया गया है। और लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में रहें और खिड़कियों से भी दूरी बनाए रखें। ये DC ने निर्देश दिए हैं। सायरन बजने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव खाई में शनिवार रात एक पाकिस्तानी ड्रोन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। ड्रोन गिरने के बाद एक घर में आग लग गई, जिसमें 3 लोग झुलस गए। इनमें से 2 पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए लुधियाना रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया और हरदीप सिंह मुंडिया घटनास्थल पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया। फिरोजपुर के SSP भूपेंद्र सिंह ने बताया, जो संदिग्ध वस्तु आसमान से आई थी उसे सेना के हवाले कर दिया गया है। गांव वासियों के अनुसार अचानक आसमान से कुछ गिरा और आग लग गई। इस दौरान पीड़ित एक दूसरे को बचाने में झुलस गए और उनकी कार भी आग की चपेट में आ गई। मामले की जांच और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। के अंबिकापुर से अहम खबर है। एक्शन में प्रशासनिक महकमा अवैध निर्माण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। शासकीय जमीन पर किया जा रहा है निर्माण। ये निर्माण किया जा रहा था, इस पर अब
गृह मंत्री से विश्व हिंदू परिषद ने की थी शिकायत। धर्म विशेष के द्वारा निर्माण को लेकर की गई थी शिकायत। गोधानपुर इलाके में हो रहा था यह निर्माण। गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। गृह मंत्री से विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत की थी। गृह मंत्री से विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत की थी और गृह मंत्री के निर्देश के बाद अब ये निर्माण कार्य रोका गया है। धर्म विशेष के द्वारा निर्माण को लेकर की गई थी शिकायत। गोधानपुर इलाके में हो रहा था यह निर्माण। गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। अंबिकापुर से यह अहम खबर। एक्शन में प्रशासनिक महकमा। शासकीय जमीन पर विशेष समुदाय के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन का बुलडोजर चला है। शासकीय जमीन पर किया जा रहा था निर्माण। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह किया गया। भारतीय सेना ने ड्रोन हमले वाले लॉन्च पैड को तबाह किया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। आतंकवादियों की गतिविधियों पर करारा हमला भारतीय सेना ने किया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार भारतीय सेना कर रही है। पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन हमले वाले लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह किया है। आतंकवादियों की गतिविधियों पर करारा हमला भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकवादी लॉन्च पैड को भारतीय सेना ने तबाह किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारतीय सेना ने ड्रोन हमले वाले लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह किया है। आतंकवादियों की गतिविधियों को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। करारा हमला भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना का यह बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकवादी लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। भारतीय सेना ने ड्रोन हमले वाले लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद किया है। आतंकवादियों की गतिविधियों पर करारा हमला भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना टूट पड़ी है। पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकवादी लॉन्च पैड को तबाह किया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने ड्रोन हमले वाले लॉन्च पैड को भी पूरी तरीके से तबाह किया है। आतंकवादियों की गतिविधि पर करारा हमला भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने ड्रोन हमले वाले लॉन्च पैड को तबाह किया है। पूरी तरीके से लॉन्च पैड को तबाह किया है। आतंकवादियों की गतिविधि पर यह करारा हमला है भारतीय सेना का। तो ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं किस तरीके से भारतीय सेना जबरदस्त प्रहार कर रही है आतंकवादी ठिकानों पर। और फिलहाल इस देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।